में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको मैथ स्पेशल के लिए ऐसे टॉपिक लाया हूं जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपको महत्वपूर्ण साबित होगी और उन्हीं टॉपिकों में से छोटे छोटे पॉइंटों को बताऊंगा जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। उन्हीं से रिलेट कराते हुए आपको आगामी परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं बात करूं अपने टॉपिक जैसे संख्याओं के बारे में जैसे यानी कि संख्याएं जो होती है किस प्रकार से यानी इनको कैसे कैसे बांटा जा सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे संख्या होती है, संख्याओं को अगर हम बांटना चाहें तो संख्याओं को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग की बात करूं मैं, प्यारे विद्यार्थियों, पहले भाग की बात करूं मैं तो पहला भाग होता है अपना वास्तविक संख्या। विद्यार्थियों, दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग जो होता है अपना काल्पनिक संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं तो कंपटीशन लेवल में काल्पनिक संख्याओं के बारे में इतने ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते हैं, केवल मात्र वास्तविक संख्याओं के बारे में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो मैं काल्पनिक संख्याओं की तरफ ध्यान ना देके मैं वास्तविक संख्याओं की तरफ आपको विशेष बारे में बात बताऊं। तो जैसे वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटे तो पहला भाग होता है अपना पूर्णांक और दूसरा भाग होता है विद्यार्थियों दशमलव। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमने संख्याओं की बात की तो संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा। पहला भाग है वास्तविक जबकि दूसरा भाग है काल्पनिक। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक को भी हमने दो भागों में बांट लिया है। पहला भाग है पूर्णांक जबकि दूसरा भाग है दशमलव। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा है, क्या इनके भी भाग होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, उनके बारे में जानकारी करें तो यानी कि पूर्णांक जो होते हैं उनको भी हम 8 भागों में बांट सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें, अगर एक जगह इनको पढ़ना चाहें तो हम विस्तार से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, इनको अलग अलग बांट के हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे पूर्णांक को बांटना चाहें तो पूर्णांक का पहला पार्ट जो होता है वो होता है अपना प्राकृत संख्या। पूर्णांक का पहला पार्ट जो होता है विद्यार्थियों क्या होता है? पूर्णांक संख्या। जबकि बात करें दूसरे पार्ट की तो दूसरा पार्ट अपना जो होता है वो होता है पूर्ण संख्या। तीसरे पार्ट की बात करूं मैं तो विद्यार्थियों तीसरा पार्ट होता है अपना सम संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं चौथे पार्ट की बात करूं तो चौथा पार्ट होता है अपना विषम संख्या। पांचवें पार्ट की बात करें संयुक्त संख्या। या भाज्य संख्या। बात करें छठे पार्ट की तो छठा पार्ट होता है रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। सातवें पार्ट की बात करें सह अभाज्य संख्या। और आठवें पार्ट की बात करूं मैं तो संपूर्ण संख्या। प्यारे विद्यार्थियों, हमने संख्याओं को दो भागों में बांटा है। पहला पार्ट है वास्तविक, दूसरा पार्ट है काल्पनिक। वास्तविक को हमने दो भागों में बांट लिया, पहला पूर्णांक और दूसरा बांट लिया हमने दशमलव। जब मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक को भी हमने 8 भागों में बांटा है। पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा सम, चौथा विषम, पांचवा संयुक्त, छठा रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या,
सातवां है सहअभाज्य संख्या, आठवां है संपूर्ण संख्या। इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए जैसे दशमलव की मैं बात करूं तो दशमलव को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दशमलव को दो भागों में बांटे तो पहला भाग है शांत दशमलव, जबकि दूसरा भाग है अशांत दशमलव। विद्यार्थियों, हमने दशमलव को दो भागों में बांट लिया है। पहला है शांत दशमलव, जबकि दूसरा पार्ट है अशांत दशमलव। अगर बात करूं मैं अशांत दशमलव की, तो अशांत दशमलव को भी दो पार्टों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है अपना अशांत आवर्ती दशमलव, जबकि दूसरा पार्ट है अशांत अनावर्ती दशमलव। प्यारे विद्यार्थियों, संख्याओं को हमने अलग अलग भागों में बांटा है। तो पहले वापस रिवीजन करें तो संख्याएं जो होती है इनको दो भागों में बांटा है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक को हमने दो भागों में बांटा, पूर्णांक और दशमलव। बात करें पूर्णांक की, पूर्णांक को हमने 8 पार्टों में तोड़ दिया। तो पहले पार्ट की मैं बात करूं तो पहला पार्ट है अपना प्राकृत संख्या, जबकि दूसरा पार्ट है पूर्ण संख्या, तीसरा पार्ट है सम, चौथा पार्ट है विषम, पांचवा पार्ट है संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, छठा पार्ट है रूट संख्या या अभाज्य संख्या, सातवें पार्ट की बात करूं तो सहअभाज्य संख्या, और आठवें पार्ट की बात करें तो संपूर्ण संख्या। बात करें इसी प्रकार दशमलव की, तो दशमलव को भी हमने दो भागों में बांट लिया है। पहला है शांत दशमलव, जबकि दूसरा पार्ट है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव की बात करें तो अशांत दशमलव को भी हमने दो भागों में बांट लिया है। पहला है अशांत आवर्ती दशमलव, जबकि दूसरा पार्ट है अशांत अनावर्ती दशमलव। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस संख्याओं को अलग अलग पार्टों में बांट लिया है। अब इन अलग अलग पार्टों का हम विवरण से अध्ययन करेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, इनका विगत परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं और आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं संख्याओं में से मैं पहला पार्ट ले रहा हूं, प्राकृत संख्याएं। क्या होती है प्राकृत संख्याएं, किसे कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं और बता दूं कि यहाँ पे एक को एक क्यों लिखा है, इसका लिखने के पीछे भी कारण है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं लास्ट में बताऊंगा कि एक को एक क्यों लिखा है और दो को दो ऐसे ही क्यों लिखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं हम पहले प्राकृत संख्याओं के। प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या में जैसे मैं बात करूं, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं, वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर n के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात यहाँ पे 1, 2, 3, डैश 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 और इन्फिनिटिव। विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको डैश केवल मात्र 3 ही लगाने हैं, क्योंकि इन 3 डैश का भी मतलब होता है, यानी कि इन 3 डैश की बात करें इसका मतलब होता है एंड सो ऑन। बात करें कि 3 के आगे 4, 4 के आगे 5, 5 के आगे 6 और 3 डैश का मतलब होगा एंड सो ऑन, इसी तरह आगे। तो प्राकृत संख्याएं जो होती है कहां से प्रारंभ होती है, 1 से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है भैया, अंत तक चलती है। बात करें इन प्राकृत संख्याओं के, इन प्राकृत संख्याओं से संबंधित विगत परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे एग्जाम लगी थी अपनी आरएस प्री की 5 अगस्त 2018 को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यह था, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, जहां x, y, z सभी प्राकृत संख्याएं हैं, सभी प्राकृत संख्याएं हैं।
प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या था, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, जहां x y z सभी प्राकृत संख्याएं हैं, तो इनके विभिन्न हलों की संख्या ज्ञात करो। तो इनके विभिन्न हलों की संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन अपना है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, जहां x y z सभी प्राकृत संख्याएं हैं, यानी कि इन्हीं में से नंबर होने चाहिए, इनके अलावा दूसरे नंबर नहीं होने चाहिए, तो इनके विभिन्न हलों की संख्या ज्ञात करें। और अपना ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था 6, दूसरा ऑप्शन था 7, तीसरा ऑप्शन था 8 और अपना अंतिम जो ऑप्शन था वो था 10। अब हमें इनमें से टिक करना था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, जहां x y z सभी प्राकृत संख्याएं हैं, तो इनके विभिन्न हलों की संख्या ज्ञात करो। और हमें इनमें से एक का चयन करना है कि इनके हल कितने हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं कि इनके हल कैसे निकालते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनके हल जो होंगे, पहले हल की बात करें, सबसे पहले हमें कंडीशन ये देखनी है कि सभी प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। कोई सी भी संख्या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या उनमें से नहीं लेनी है, केवल मात्र हमें पूर्ण संख्या नहीं लेनी, यहाँ भी प्राकृत संख्याओं का यूज करना है। तो मैं बात करूं कि पहले हल की बात करूं तो यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6। यहाँ पे 1 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या और 3 भी प्राकृत संख्या और इनका योग भी 6 है। तो हमारा जो हल हो चुका है, हल नंबर 1 हो चुका है। दूसरे हल की मैं बात करूं, 1 प्लस 3 को मैं आगे ले आऊं, 2 को पीछे लिखूं और बराबर 6 लिख दूं, तो ये हल बन रहा है अपना दूसरा। बात करें कि 2 को मैं आगे ले आऊं, 3 को पीछे रखूं और 1 को इसके पीछे ले जाऊं, तो वो भी 6 बन रहा है। हल नंबर हो रहा है 3। चौथे हल की बात करें, 2 प्लस 1 प्लस 3 बराबर भी 6 हो रहा है, तो हल हो रहा है 4। बात करें पांचवें हल की बात करते हैं, अगर 3 को आगे ले लें, 2 को पीछे और इसके पीछे 1 और ले लें, तो ये भी 6 बन रहा है। हल नंबर हो रहा 5। बात करें 3 प्लस 1 प्लस 2, ये भी 6 हो रहा है। अपना हल हो गए 6। बात करते हैं कि कोई सा भी हल समान नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई सा भी हल समान नहीं है। बात करें यहाँ पे कभी x का मान चेंज हो रहा है, कभी y का मान चेंज हो रहा है, कभी z का मान चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है और ये टोटल बन रहा है 6। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे 6 हल हो चुके हैं। यहाँ पे कोई सी भी कंडीशन में ये नहीं कहा कि समान नहीं होने चाहिए, प्राकृत संख्या समान भी हो सकती है। तो बात करते हैं कि 2 प्लस 2 बराबर, ये भी कितना हो रहा है भैया 6, अर्थात अपने जो हलों की संख्या हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है 7। अब हमारे ऑप्शन में कई बच्चे यहाँ तक कर देते हैं कि 6 तक कर देते हैं, ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं, जो कि ऑप्शन में मिल भी जाता है, और अक्सर बच्चे यहाँ तक भी करते हैं 7 लगा देते हैं, लेकिन इनका हल और आगे होगा। हल की मैं बात करूं आगे कि 4 प्लस 1 बराबर, ये भी 6 हो रहा है। बात करूं मैं 1 को आगे ले आऊं, 4 को पीछे, और ये अपना सॉल्यूशन हो चुका है 8 है। 4 को मैंने यार बीच में ले लिया है और 1 को उसके आगे ले लिया और 1 को इसके पीछे ले लिया, तो बराबर ये भी कितना हो रहा है 6। तो हल हो चुके हैं 9। बात करें 1 प्लस 4 बराबर, ये भी हो रहा है 6, अर्थात कितने हल हो चुके हैं 10। यानी कि इसके जो हल होंगे टोटल, उन हलों की संख्या होगी 10। तो ये क्वेश्चन RS प्री 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, जहां x y z सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो मेन हमें फोकस करना है कि प्राकृत संख्याओं के बारे में। अब इन हलों में देखें, कोई सी भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राकृत संख्याओं से अलग हटके है, केवल मात्र सभी अंक प्राकृत संख्याएं ही हैं।
बात करें दूसरे टाइप की, अपना दूसरा टाइप था अपना पूर्ण संख्या। किसे कहते हैं पूर्ण संख्या? यदि प्राकृत संख्याओं में यदि प्राकृत संख्याओं में यदि प्राकृत संख्याओं में यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए, तो इस प्रकार बना समुच्चय यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार बना समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, वापस बात करें, यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार बना समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। बात करते हैं, जैसे हमने प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n के द्वारा दर्शाया है, तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को भी हम तथा पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W यानी कि होल नंबर होता है, होल नंबर में पहला वर्ड होता है W के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए मेरे विद्यार्थियों, यदि हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात करते हैं तो कहां से प्रारंभ होता है? ये 1 से प्रारंभ होता है। कहां तक चलता है? अनंत तक चलता है। केवल मात्र इसमें जीरो और शामिल कर ले तो ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय की बात करूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 कहां तक? इन्फिनिटी तक। अर्थात इसको यदि मैं ये लिख दूं कि W बराबर 0 लिख के यहां प्राकृत संख्या लिख दूं, तो ये भी पूर्ण संख्या ही हो गई, क्योंकि हमें पता है कि प्राकृत संख्याओं में केवल मात्र जीरो को शामिल करना है। तो हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो ये तो है अपना प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और इसके बाहर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर सम्मिलित होती है। तो पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती है, जबकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। किसके कारण? जीरो के कारण। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने दूसरी टाइप पढ़ी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या थी? यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार बना समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, तथा पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W के द्वारा दर्शाया जाता है। तो W बराबर जैसे लिखा हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश करके इन्फिनिटी तक है। W बराबर 0 प्राकृत संख्या। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है, वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसी की पार्ट के आगे हम बात करते हैं। हमने प्राकृत संख्या देखी, पूर्ण संख्या देखी। पूर्ण संख्याओं का अगला टाइप तो था, वो था अपना सम संख्याएं। किसे कहते हैं? सम संख्याएं।
बात करो विद्यार्थियों, सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो सम संख्याएं कहलाती है। बात करें दूसरी परिभाषा की, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड में दो शामिल हो, दो या दो का गुणज शामिल हो, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड में दो या दो का गुणज शामिल हो तो संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे समझें, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड में दो या दो का गुणज शामिल हो तो संख्या सम संख्या कहलाती है। यानी कि गुणे में बात करते हैं कि गुणे में हम यानी कि दो होगा तभी सम संख्या कहलाएगी, अन्यथा सम संख्या नहीं कहलाएगी। मैं बात करूं जैसे 6 की बात करूं, 2 इंटू 3, तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे 2 के गुणे में 3 के गुणे में 2 आ रहा है तो ये संख्या होगी, सम संख्या होगी। और दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, यानी कि 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 6 में 2 का पूरा पूरा भाग भी जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे 8 लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात गुणज सारे ही 2 के हैं तो ये भी सम संख्या होगी। और 8 में 2 का भाग दें तो भी पूरी पूरी बार जा रहा है। यानी वे संख्याएं जिनके गुणनखंड में 2 या 2 का गुणज शामिल हो तो संख्या सम संख्या कहलाएगी। अर्थात जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। बात करते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या, अक्सर विद्यार्थी यहीं पे गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, लेकिन विद्यार्थियों ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने परिभाषा ये देखी है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड में 2 हो तो क्या 0 इंटू 2 नहीं लिख सकते हैं? 0 इंटू 2 तो है ही, ये भी क्या होता है? 0, अर्थात यानी 2 के गुणज में 0 भी तो आ रहा है, तो ये संख्या होगी सम संख्या। तो ये बात करें कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या 0 होगी। सबसे छोटी सम संख्या 0 होगी या 0 होगी। बात करते हैं अगले टाइप की, वापस रिवाइज करें तो हमने देखा था पूर्णांक को हमने 3 भागों में बांट लिया है। पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या और तीसरा सम संख्या के बारे में हमने देख लिया। प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो कहां से प्रारंभ होता है दोस्तों? 1 से प्रारंभ होता है, जबकि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहां से प्रारंभ होता है? 0 से। बात करें सम संख्याओं की, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। दूसरी परिभाषा कहें कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड में 2 या 2 का गुणज शामिल हो तो वे संख्याएं सम संख्या होती है। सम संख्याओं की हमने उदाहरण देखे 6 और 8 देखे थे, तो इनका गुणनखंड करके भी देख लिया कि 2 शामिल हो रहा है और हमने भाग देके भी देख लिया कि 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, अर्थात ये संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। फिर हमने देखी कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो विद्यार्थी यहाँ पे अक्सर गलती कर बैठते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, जो कि गलत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर हमने देखा कि सबसे छोटी सम संख्या होगी तो क्या होगी, तो हमने देखा 0 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 करके देखा तो बराबर 0 आ रहा है, अर्थात हमने देख लिया कि 0 का 2 भी गुणज होता है और जिसका अगर 2 गुणज होता है वह सम संख्या होती है। तो 0 क्या होगी? सम संख्या होगी। 0 सम संख्या होगी तो क्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या होगी, अर्थात सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 0। अगले टाइप की बात करते हैं,
बात करते हैं विषम संख्याएं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमने देखा कि सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वह सम संख्या है, इसी का विपरीत होगा जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें कि सम का विपरीत होगा विषम। क्यों? क्योंकि सम में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, जबकि विषम में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो विषम संख्याओं के बारे में ये कह सकते हैं कि जो संख्या सम नहीं होगी वो क्या होगी? विषम होगी। उदाहरण की तरह देखें, 1, 3, 5 आदि। इसके अगले टाइप की बात करते हैं संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या ये क्या होती है विद्यार्थियों? देखिए विद्यार्थियों, कई बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं, इस संयुक्त संख्या को ही सम संख्या मान लेते हैं, जो कि गलत है। संयुक्त संख्या और सम संख्या अलग होती है। वो क्या होती है? बात करूं मैं भाज्य संख्याओं की या संयुक्त संख्याओं की, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड होते हो, या दूसरी परिभाषा कहूं, वे संख्याएं जिसमें स्वयं संख्या व एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, वे संख्याएं संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए उदाहरण के तौर पे हम देखना चाहें कि जैसे मैं उदाहरण लूं, जैसे अपना उदाहरण है 10। इस 10 की मैं बात करूं कि 10 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, जो गुणनखंड होंगे उसके ये विभाजित भी होगा। बात करूं कि 2 × 5 अर्थात 10 में 2 का भी भाग जाएगा और 5 का भी जाएगा। बात करूं और किसका भाग जाएगा? 1 का भी भाग जाएगा और 10 का भी भाग जाएगा। अर्थात जिस संख्या में स्वयं संख्या, यानी कि स्वयं संख्या की बात करें तो कितना? 10, और किसका? 1, यानी जिस संख्या में स्वयं संख्या व 1 के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, वह संख्या संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहलाती है। तो बात करें दोस्तों, यहाँ पे 1 और 10 के अलावा भी, यानी कि 2 का और 5 का भी भाग जा रहा है, तो गुणनखंड की बात करें तो इनके गुणनखंड कितने होंगे? यानी 1 और 10 तो हो गए होगा, 1 और स्वयं संख्या तो होगी, इनके अलावा भी होगा। तो बात करते हैं गुणनखंड की, तो गुणनखंडों की संख्या क्या होनी चाहिए? तो गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। अर्थात जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे कि 27 है, इस 27 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, अर्थात किन किन संख्याओं का इस पे भाग जाएगा? एक तो जाएगा 1 का, एक जाएगा 3 का, एक जाएगा 9 का, एक जाएगा 27 का। तो विद्यार्थियों, हमें अगर ये पता चल जाता है कि स्वयं संख्या और 1 के अलावा भी अन्य संख्या का भाग जा रहा है तो भाज्य है, अगर नहीं जा रहा है तो अभाज्य है। तो यहाँ बात करता हूं कि 1 और 27 के अलावा भी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, तो जा रहा है 3 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है, तो ये संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या होगी। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी भाज्य संख्याएं होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए, वैसे
जनरल तरीके पे हमें याद रखना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, बार बार पूछा भी जा सकता है। तो 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में कुल भाज्य संख्याओं की संख्या प्यारे विद्यार्थियों 76 होती है। 1 से 100 तक की गिनती में कुल भाज्य संख्याओं की संख्या विद्यार्थियों 76 होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके विपरीत बात करते हैं। संयुक्त संख्या का जो विपरीत होता है वो होता है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। किसे कहते हैं? रूढ़ संख्या। जो संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या नहीं होगी वो क्या होगी? रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। तो लिखना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। बात करते कौन सा पार्ट हो गया अपना? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, संयुक्त संख्या। 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। छठे पार्ट की बात कर रहा हूं तो छठा पार्ट है अपना रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात करें जो संख्या संयुक्त संख्या नहीं होगी, भाज्य संख्या नहीं होगी, वो क्या होगी? रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है, उस अपवाद की बात भी करेंगे। भाई वो अपवाद क्या है? न तो भाज्य न अभाज्य है। मैं वापस रिवाइज करवाऊं आपको। संयुक्त संख्या के गुणनखंडों की संख्या की बात करता हूं तो गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। 2 से अधिक होगी तभी संयुक्त होगी, अन्यथा संयुक्त संख्या नहीं होगी। बात करते हैं रूढ़ संख्या की। वे संख्याएं जिसके गुणनखंड केवल मात्र 2 ही हो। अब वे 2 कौन कौन से होंगे? 1 और स्वयं संख्या। तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, अर्थात जिन संख्याओं में एक व स्वयं का ही भाग जाता हो, एक व स्वयं संख्या का ही भाग जाता हो तो वे संख्याएं रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती है। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या की। वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, अर्थात जिन संख्याओं में एक व स्वयं संख्या का ही भाग जाता है तो वे संख्या रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं। टाइम क्या सर? तो प्यारे विद्यार्थियों की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं और अगले टाइप की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आगे बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद।